नमस्कार। डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम अंडर जीएसटी के बारे में। जीएसटी के तहत आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज का मतलब है कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट पर होना, यानी कि प्राप्तकर्ता, मतलब जो माल का खरीदार है, जब उसकी जिम्मेदारी हो कि उसको जीएसटी पे करना है सरकार को, तो इसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स या सर्विसेज उसने खरीदी हैं, इंस्टेड ऑफ यानी कि बिना इसके बजाय, ऑफ द सप्लायर इन स्पेसिफिक केसेस ऑफ सप्लाई, कि सप्लायर पे करे, यह विशिष्ट केसों में लागू होता है। मतलब ये हुआ कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज वैसी व्यवस्था है जब कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होने पर सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता, खरीदार स्वयं ही जीएसटी पे करे सरकार को, तो इसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। नॉर्मल केसेस में, जनरल केसेस में जीएसटी में व्यवस्था ये रहती है कि जो गुड्स का या सर्विसेज का सप्लायर रहता है, यानी कि जो सेलर रहता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो जीएसटी पे करेगा। वो कलेक्ट करता है जीएसटी खरीदार से, लेकिन पे जो सप्लायर है वही करता है जनरल केस में। लेकिन कुछ विशिष्ट केस होते हैं, जैसे कि इंपोर्ट्स, आयात, या कुछ दूसरे नोटिफाइड सप्लाईज हैं जो अधिसूचित किए गए हैं, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ऐसे केसेस में जब लायबिलिटी विशिष्ट तौर पे तय कर दी जाती है, ये रिसिपिएंट की जिम्मेदारी बना दी जाती है कि जो माल का प्राप्त करता है, रिसिपिएंट है, वही सीधे सरकार को जीएसटी की पेमेंट करेगा, तो इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। There are two type of reverse charge scenarios provided in the law. कानून में जो रिवर्स चार्ज की व्यवस्था है, इसके दो सिनेरियो बताए गए हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सप्लाई और ऑफ सप्लायर। जो पहला आधार है वो है कि सप्लाई या सप्लायर की नेचर के आधार पे, और इसको कवर किया गया है सीजीएसटी के सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में। सीजीएसटी के जो रूल्स हैं वही एप्लीकेबल होते हैं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में भी, और यही बात कवर की गई है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी का जो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 है, वही सीजीएसटी का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3 है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि टैक्सेबल सप्लाईज बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन। दूसरे सिनेरियो में कहा गया है कि वैसी टैक्सेबल सप्लाई जो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को की जाए, और यह कवर है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट, और सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अगेन आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 5 का सब सेक्शन 4 बिल्कुल वही है जो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 का सब सेक्शन 4 है, उसी बात को कहता है। मतलब हम यहाँ पे अगर केवल सीजीएसटी के सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4) का डिस्कस करें तो वही कंप्लीट है अपने आप में, क्योंकि यही व्यवस्था सभी जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर में है। जीएसटी का सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि रिवर्स चार्ज लगेगा उन दशाओं में जब सप्लाई या सप्लायर की खास नेचर होगी, जिसके बारे में इस तरह की व्यवस्था, रिवर्स चार्ज की व्यवस्था सरकार सूचित करे। वो कौन कौन सी सप्लाई है, उनके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे इसमें आगे। दूसरा जो पॉइंट है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4, वो कहता है कि ऐसा केस जब सप्लाई की जा रही हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो चूंकि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इसलिए वो तो कलेक्ट करके सरकार को पे करेगा नहीं। इसलिए सरकार ने सीधी जिम्मेदारी स्वयं
उसको देती है जो रिसीवर है, गुड्स का खरीदार है, कि भाई अगर तुम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान लेते हो तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम स्वयं जीएसटी सरकार को पे करो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट 2017 या सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सरकार काउंसिल यानी कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के आधार पे नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना के माध्यम से स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ गुड्स या सर्विसेज की या दोनों की वह कैटेगरी स्पेसिफाई कर सकती है जिन पे टैक्स पे किया जाएगा रिवर्स चार्ज के माध्यम से। रिवर्स चार्ज जो बेसिस है उसके माध्यम से जिन सप्लाईज पे टैक्स किया जाएगा उन सप्लाईज को सूचित करने, उन सप्लाईज को तय करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन सरकार को ये रिकमेंडेशन कौन करेगा? ये करेगा जीएसटी काउंसिल। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 या सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 यह प्रावधान करता है कि टैक्स उस केस में जब सप्लाई की जाती हो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की, मतलब ऐसी गुड्स या सर्विसेज जो टैक्स के दायरे में आती हैं, जो जीएसटी के दायरे में आती हैं, और अगर इसका सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, वो सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो प्राप्त करता है इन गुड्स को, उसको रिवर्स चार्ज के माध्यम से जीएसटी पे करना होगा। ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे प्रावधान शैल अप्लाई टू सच रेसिपिएंट, ऐसे प्राप्तकर्ता पे अप्लाई हो जाएंगे if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। ठीक उसी तरह लागू हो जाएंगे प्रावधान जैसे जीएसटी का जो सामान्य प्रावधान लागू होता है सप्लायर पे, कि सप्लायर जब सप्लाई करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी कलेक्ट करे और सरकार को पे करे। ठीक यही प्रावधान इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, आरसीएम के केस में प्राप्तकर्ता के ऊपर भी लागू हो जाते हैं। उसी तरह से जिम्मेदार हो जाता है कि अगर आपने माल की प्राप्ति किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है या आपने वैसा कोई सूचित माल प्राप्त किया है जिसको सरकार ने नोटिफाई कर रखा है कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में आता है, तो इनकी जिम्मेदारी ठीक उसी तरीके से हो जाती है, वैसे ही ये जिम्मेदार हो जाते हैं जैसे कि बाकी केसेस में जो सप्लायर होते हैं। However, हालांकि supplies where the aggregate value of such supply of goods or services or both received by a registered person from any or all of the unregistered suppliers is less than 5,000 rupees in a day are exempted। हालांकि एक छूट दी गई है, राहत दी गई है ऐसे केस में जब सप्लाईज किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आ रही हो, लेकिन जो सप्लाई की वैल्यू है वो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। 5,000 रुपये प्रतिदिन तक अगर ऐसी सप्लाई किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड पर्सन से आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है और उस पे जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के जो प्रावधान है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे ऐसी सप्लाईज पे जो किसी टीडीएस डिडक्टर को की जा रही हैं। अब टीडीएस डिडक्टर कौन होते हैं जीएसटी में? टीडीएस डिडक्टर वो संस्थाएं होती हैं जिनको सरकार ने टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कहा हुआ है। जैसे सरकारी संस्थान है, कोई सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग है या डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और सरकार ने उसको आदेश दे रखा है कि अगर आप किसी से सर्विस प्राप्त करते हैं तो आप टीडीएस काट लोगे। तो ऐसे केस में भी इन संस्थाओं को इससे मुक्ति दी गई है जीएसटी पे करने से। ए पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करना है, मतलब उसकी जिम्मेदारी बन जाती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत या तो वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई प्राप्त कर रहा है या वो उन अधिसूचित वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है जिनके बारे में सरकार ने कहा है कि ये आरसीएम के तहत आएंगी। ऐसे केस में इस रिसीवर को कंपल्सरीली रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आप को जीएसटी के दायरे में, और इसको थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है 20 लाख या 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले
स्टेट्स के केस में ये उन पे लागू नहीं होता है। मतलब अगर उनकी जो टोटल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख से कम भी है, वो रजिस्ट्रेशन उनको नॉर्मली कंपलसरी नहीं भी था, लेकिन अब अगर वो आरसीएम के दायरे में आते हैं तो अब डेफिनेटली उनको ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज के केस में ए सप्लायर कैन नॉट टेक आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज। अब देखिए इसमें जनरली हम जानते हैं कि जो सप्लायर होते हैं जीएसटी के तहत, जब वो जीएसटी कलेक्ट करते हैं और सरकार को जमा कर देते हैं तो उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। अगर वो सामान खरीद के लाए हैं, बाद में बेचा है, कलेक्ट किया है, तो आईटीसी का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सप्लायर इस दायरे में, मतलब जब आरसीएम का केस होता है तो वहां पे सप्लायर को ये आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाईज, यहाँ पे हम आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में है ये। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आरसीएम के दायरे में सप्लाई ऑफ गुड्स की जा रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा अर्लीएस्ट ऑफ, इनमें से जो भी अर्ली होगा। 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जब उनको गुड्स की प्राप्ति होती है उस दिन। नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, या पेमेंट की डेट या अकाउंट में जब से अमाउंट डेबिट हुआ है वह डेट, या डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और सिमिलर अदर डॉक्यूमेंट। जिस तिथि पर इनवॉइस जारी हुआ है या जो भी बिल या अन्य डॉक्यूमेंट है खरीद या बेचने से रिलेटेड, जब भी ये डॉक्यूमेंट जारी हुआ है इससे 30 दिन, इससे 30वां दिन। अब इन 3 में से जो भी डेट पहले आएगी उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन ये सप्लाई अगर सर्विसेज की है तो टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लीएस्ट ऑफ, तो टाइम ऑफ सप्लाई इनमें से जो जल्दी होगा वह माना जाएगा। सबसे पहला डेट ऑफ पेमेंट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट की डेट या बैंक अकाउंट में अमाउंट डेबिट होने की डेट, अमाउंट कटने की डेट, अगर बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पे किया है। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, या इनवॉइस जब इश्यू किया है या उस जैसा कोई डॉक्यूमेंट इश्यू किया है तो उससे ठीक 60वां दिन, 60th डे। नेक्स्ट वेयर, इन दोनों में से जो जल्दी होगा उसको डेट माना जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि डेट ऑफ पेमेंट है 15 जून और यहाँ पे जो 60वां दिन है इनवॉइस से वो आ रहा है 17 जून, तो यहाँ पे जो टाइम माना जाएगा सप्लाई का वो 15 जून मान लिया जाएगा, ये पहले है। लेकिन अगर 60 दिन पूरे होने का जो समय था वो हो जाता है 13 जून को, तो 13 जून पहले आ जाएगा और उस केस में जो पहले डेट है इसको सप्लाई का टाइम मान लिया जाएगा। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल, अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो काफी जटिल होते हैं और उनमें ये तय नहीं हो पाता है कि कौन सा टाइम सप्लाई का माना जाएगा। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई यूजिंग अबव मेथड्स, इन दोनों मेथड से। तो टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट, जिस दिन रेसिपिएंट यानी कि जो माल का प्राप्त करता है, जिस दिन वह अपने बुक्स में, अकाउंट की बुक्स में एंट्री करेगा इस सामान की या सर्विस की, उस दिन को, उस समय को टाइम माना जाएगा सप्लाई का समय। एज पर सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट 2017 रीड विद रूल 46 ऑफ द CGST एक्ट 2017। CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 31 के अनुसार, साथ ही साथ CGST रूल्स 46 के अनुसार, एवरी टैक्स इनवॉइस, कोई भी टैक्स इनवॉइस हैज टू मेंशन वेदर द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई इन द इनवॉइस इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज। उसमें यह जानकारी देनी होगी इनवॉइस में कि क्या जो टैक्स है जीएसटी का वो रिवर्स चार्ज के दायरे में है या नहीं है, यह जानकारी देनी जरूरी है। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है? देखिए, इनवॉइस का मतलब होता है जब एक सेलर सामान बेचता है किसी दूसरे बिजनेसमैन को तो डिटेल लिस्ट देता है प्राइस की, डिस्काउंट की, ऑफर्स की, सामान की, क्वांटिटी की, क्वालिटी की, रेट की, ये सब जानकारी जिस डॉक्यूमेंट में जाती है, एक डिटेल बिल कह सकते हैं हम, उसको हम इनवॉइस कहते हैं। और जब इस इनवॉइस में टैक्स की भी डिटेल रहती है, जीएसटी की भी, तो ऐसे इनवॉइस को हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं।
Every registered person is required to keep and maintain records of all supplies attracting payment of tax on reverse charge. जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा और उसके यहाँ जो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे सप्लाईज होंगे जिन पे जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस पे, उसको उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा अपने यहाँ पे। Any amount payable under reverse charge shall be paid by debiting the electronic cash ledger. कोई भी अमाउंट जो रिवर्स चार्ज बेसिस के आधार पे जीएसटी के तहत पेबल होगा, यानी कि जो टैक्स पेबल होगा आरसीएम के तहत, उसको पे किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से, क्योंकि इसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा शुरू में, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से कैश पेमेंट ही करना होगा डिपार्टमेंट को। आफ्टर डिस्चार्जिंग रिवर्स चार्ज लायबिलिटी, और जब अपनी रिवर्स चार्ज लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी यानी कि हम पेमेंट कर देंगे, क्रेडिट ऑफ द सेम कैन बी टेकन बाय द रेसिपिएंट, उसके बाद रेसिपिएंट के द्वारा इसका क्रेडिट लिया जा सकता है इफ ही इज अदरवाइज एलिजिबल, अगर वो अन्य जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए अगर वो एलिजिबल है। नेक्स्ट है इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज रेट वाइज आर टू बी फर्निश्ड सेपरेटली इन द टेबल 4B ऑफ GSTR1। अन्य जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिवर्स चार्ज से रिलेटेड वह GSTR1 के टेबल 4B में सेपरेटली प्रोवाइड करनी होगी। एडवांस पेड फॉर रिवर्स चार्ज सप्लाईज इज ऑल्सो लेविएबल टू GST, अगर जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में जो भी सप्लाईज आती हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई एडवांस पे किया गया है तो वह भी जीएसटी के दायरे में आएगा, जीएसटी लेवी होगा, वहां पे करना होगा। द पर्सन मेकिंग द एडवांस पेमेंट, जो पर्सन एडवांस में पे कर रहा है, किसी को एडवांस दे रहा है, उसी को रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी भी सरकार को पे करना पड़ेगा। सप्लाईज ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अब देखेंगे कि वह गुड्स की कौन सी गुड्स की सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में नोटिफाइड है सरकार के द्वारा। उसमें मुख्य आते हैं, हालांकि ये अपडेट हो सकती है समय के हिसाब से, जब भी जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल वो रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी सरकार को, तो सरकार को नोटिफाई करना होगा। जो शुरुआती हैं उनको देखते हैं। कैश्यू नट, ऐसे गुड्स की सप्लाई जो आरसीएम के दायरे में आएगी। कैश्यू नट्स नॉट सेल्ड और पील्ड, बिना छिले हुए काजू, इसमें ये आरसीएम के दायरे में आएगी। और यहाँ पे सप्लायर ऑफ गुड्स एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, और एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं रहते हैं सामान्यतः, इसलिए ये आरसीएम के दायरे में आएगा। यहाँ पे जो रेसिपिएंट ऑफ गुड्स होगा जिसको पे करना पड़ेगा, ये एनी रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो प्राप्त करेगा, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई मिल हो सकती है। नेक्स्ट है बीडी रैपर लीव्स, नेक्स्ट है टोबैको लीव्स, नेक्स्ट है सिल्क यार्न, और नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लॉटरी। ठीक वैसे ही सप्लाईज की भी लिस्ट दी गई है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के दायरे में आने वाले सर्विसेज की सप्लाई में जीटीए सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से रिलेटेड सर्विसेज हैं जो दूसरे बिजनेसेस को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा और सर्विसेज में आते हैं लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट, एडवोकेट के द्वारा कानूनी सलाह परामर्श, सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू ए बिजनेस एंटिटी, किसी बिजनेस एंटिटी को किसी आर्बिट्रल मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के द्वारा सप्लाई की गई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म के सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाए स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू ए बिजनेस एंटिटी, किसी व्यवसायिक इकाई को अगर ये सर्विसेज सप्लाई की जाती हैं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के द्वारा, तो यह भी आरसीएम के दायरे में आता है। हालांकि इसमें कुछ केस एक्सक्लूड हैं, शामिल नहीं है, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके जीएसटी में जो आरसीएम है उसके दायरे में नहीं आता, मतलब ये कॉमन दायरे में ही आएगा। सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो
ऐसी सर्विसेज जो स्पेसिफाइड है, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल कॉस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। साथ ही साथ आरसीएम के दायरे से ये भी बाहर है, सर्विसेज इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और ए वेसल इनसाइड और आउटसाइड प्रेसिंक्ट्स ऑफ ए पोर्ट और एन एयरपोर्ट, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। नेक्स्ट आरसीएम के दायरे में आने वाली सर्विसेज हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय ए डॉक्टर ऑफ ए कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट टू द said कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। नेक्स्ट है सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके अलावा आरसीएम के दायरे में आती हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज और एंजॉइंग ऑफ ए कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 1(3) subsection 1A of the Copyright Act 1957 relating to the original literary, dramatic, musical or artistic works to a publisher, music company, producer और the like। इनके अलावा जो बाकी सर्विसेज होंगी वो आरसीएम के दायरे में नहीं आएंगी, लेकिन ये जो नोटिफाइड सर्विसेज हमने पढ़ी हैं ये सभी आरसीएम के दायरे में आएंगी। तो ये था आज का डिस्कशन आरसीएम अंडर जीएसटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।